हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे एनटी एंड नाइट के कॉमर्स के क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस 2020 के हैं, यानी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स नीड्स टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स के लिए जो मार्केट्स होता है उसमें हमें जब हम सेगमेंट करते हैं, आपको सेगमेंट पता होगा, यानी कि क्लासिफाई करते हैं, तो वो किसके बेसिस पे करते हैं? बाइंग बिहेवियर, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक या फिर डेमोग्राफिक? बताइए। ऑप्शंस देखिए, ये हैं आपके, आंसर करिए। क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे ऑटोमोबाइल की बात की जा रही है, तो ये यहाँ पर आपको सबको पता है कि जो सेगमेंट होते हैं वो हमारे टोटल 4 तरह के होते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक और बिहेवियरल। अब ये चारों ही बेसिस ऐसे हैं जिनके बेसिस पर हम अपने सेगमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हेल्प करेंगी हमारे ऑटोमोबाइल्स के मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऑटोमोबाइल्स किसी मार्केट में उतारेंगे या लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे लोगों का बाइंग बिहेवियर कैसा है, साइकोग्राफिक वहाँ के चेक करेंगे, जियोग्राफिक चेक करेंगे, और साथ ही साथ डेमोग्राफिक कि वहाँ के जेंडर क्या है, किस जेंडर के लोग ज़्यादा हैं, एज क्या है, वहाँ की लाइफस्टाइल लोगों का कैसा है, बाइंग बिहेवियर कैसा है, उनकी परचेजिंग पावर कैसे, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, IMPA, जिसको हम इमीडिएट पेमेंट सर्विस भी बोलते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट है, टू एनेबल बैंक कस्टमर्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर असेसिंग देयर बैंक्स अकाउंट्स एंड रेमिट फंड्स 24/7, यानी कि हम यहाँ पे जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक ऐसे चैनल की तरह काम करते हैं जो जिसके थ्रू हम जो बैंक अकाउंट्स हैं या फिर अपनी जो रेमिट्स फैसिलिटीज़ हैं, फंड्स हैं, उनको 24/7 पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड है, मेकिंग पेमेंट सिमिलर जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। सी ऑप्शन है हमारा, टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस। एंड फोर्थ है हमारा, टू क्रिएट कंपटीशन विद नेफ्ट एंड RTGS। बताइए। IMPA के आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो IMPA के अकॉर्डिंग इमीडिएट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि 24/7 × 365 डेज इस पे फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है। कहीं से भी आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं किसी भी समय पर। ठीक है, फिर इसका जो पेमेंट होता है वो आपका जो आपने जो नंबर वहाँ पे रजिस्टर कराया है उसके थ्रू किया जाता है। थर्ड है यहाँ पर कि ये जो हम सारे एक्सेस करते हैं ये बैंकिंग सर्विस के थ्रू आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है टू क्रिएट कंपटीशन विद नेफ्ट एंड RTGS, तो इसमें बहुत बड़ा चैलेंज इनको फेस करना पड़ता है। RTGS और जो NEFT है, सिर्फ उसी के थ्रू हम बैंकिंग आवर्स में अपने फंड को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो ऑब्जेक्टिव है इसका उनको फैसिलिटी एसेस करवाना, उनका पेमेंट करवाना ज़्यादा से जल्द, और यहाँ पर जो मोबाइल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे किसके बेस्ड होंगी? बैंकिंग सर्विस के थ्रू होंगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन A, B, C ओनली। सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव ये है, कंपटीशन क्रिएट कराना इनके बीच में इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको ये इनके नंबर दिए हुए हैं, पहले आपको यहाँ पे इनकी देखने हैं कौन से किससे मैच करता है। मार्केट फॉर्म्स है और रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, किस किस तरह की सेलिंग कॉस्ट होती है।
देखिए अब आपको यहाँ पे इनके ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे। अब बताइए क्या होगा आंसर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, अच्छा खासा कंपटीशन होता है मार्केट्स के बीच में। मोनोपोली में क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सेलर ओनली वन है और ही इज द सोल सेलर ऑफ गुड्स। तो वहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसको किसी भी कंपटीशन को फेस नहीं करना पड़ता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे मैनी फर्म्स जो होती हैं वो प्रोडक्ट और जो भी सर्विस ऑफर करती हैं वो उनके सिमिलर टाइप के होते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब बचा हमारा ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली हमारा वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे कम नंबर्स में फर्म्स होती हैं, यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है, रेशियो मार्केट शेयर लार्जेस्ट फर्म का, तो जो फर्म्स होती हैं यहाँ पर इनका शेयर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट डील करते हैं ओलिगोपोली में उनका जो फर्म्स होती हैं वो ज़्यादा फर्म्स नहीं होती हैं, इसलिए इनका मार्केट शेयर भी ज़्यादा होता है। और मोनोपोली में एक फर्म होती है, ड्यूपोली में दो फर्म्स होती हैं, ओलिगोपोली में क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा फर्म्स होती हैं। आप इतना समझ के रखिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या बात करी थी, इंक्रीजिंग मार्केट साइज, तो इसका हो गया ए का थर्ड। मोनोपोली में हम बात करें तो मोनोपोली में क्या होगा, इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ये हमारा फोर्थ हो गया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा इन्फ्लुएंसिंग बाइंग। और ओलिगोपोली में क्या होता है, सस्टेन्ड सर्वाइवल होता है। तो इसका हो गया फर्स्ट। तो देखिए ए का थर्ड हमारा कहाँ पर दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपको बताना है क्या होगा। बताइए क्या फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की बात करें तो जो भी हमारा सैंपल मीन का जो डिस्पर्जन होता है उसको मेजर करता है, जो हमारे पॉपुलेशन मीन के अराउंड होता है। और अगर हम बात करें विदाउट रिप्लेसमेंट हमारी सैम्पलिंग की, तो यहाँ पे जो हर सैंपल यानी कि ई सैंपल यूनिट जो होती है पॉपुलेशन की, उसको सिर्फ एक चांस मिलता है सैंपल में सेलेक्ट होने का। अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें तो देखिए, जैसे कि एक हमने सिंपल रैंडम सैंपल ड्रॉ किया और वहाँ पे कोई भी ऐसी यूनिट अकर नहीं हो रही एक से ज़्यादा टाइम में, ठीक है, एक से ज़्यादा टाइम में वो अकर नहीं होगी, यानी कि सिर्फ एक बार उसको चांस मिलता है सेलेक्ट होने का। तो वहां पर क्या है, सैंपल हमने कैसा ड्रॉ किया है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो फॉर्मूला होगा राइट आंसर वो हो जाएगा ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, कंज्यूमर रैशनैलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन। बताइए। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो कंज्यूमर रैशनैलिटी होती है वो हमारी कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन का काम करती है। तो ये एजम्पशंस हमारी किस में आती है, नॉन सेटिएशन, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव। ई ऑप्शन है हमारा पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लगता है। यहाँ पर देखिए एक नया वर्ड आया है, कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन। आपको पहले इसका मीनिंग जान लेना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो भी हम रियलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से ऐसे लेके चलें कि कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन एक ऐसा रियलाइजेशन है जिसके अंदर हमारा जो एनर्जेटिक फोर्स जो होता है, बहुत सारे पोटेंट फोर्स का, तो वहां पर एक इंडिविजुअल या फिर हम कह सकते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल के फोर्स को ये लेके बात करता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक इंडिविजुअल कितना ब्रिलियंट है, ठीक है,
अब ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो एनर्जी है, उसका जो फोकस है, वो कहाँ कहाँ उसका यूज हो रहा है, यानी कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना वो अपने एनर्जी को या फिर जो उसके पास जो पोटेंशियल है उसको वो कितना यूज कर रहा है, कहाँ पर यूज कर रहा है और कितने फोर्स के साथ उसको यूज कर रहा है, वो हमारा कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारा जो माइंड की जो मीटिंग होती है उसको इनफ नहीं कह सकते हम। इसमें हमें ये देखना है कि जो भी हमारी क्लैरिटी या फिर हम ये कहें जो प्रेफरेंस क्लैरिटी है हमारे इंटेंशन के अराउंड, वो वहाँ पर कितनी यूज कर रहा है। तो नॉन सैनिटेशन मीन्स यहाँ पर ये है हमारा जो भी हमारे कंजम्पशन है उसको हम कितनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी कि प्रेफरेंस फॉर मोर कंजम्पशन, वो हमारा नॉन सैनिटेशन बताता है। और अगर डिविजिबिलिटी की बात करें तो डिविजिबिलिटी हमारी क्या बताता है, कलेक्टिव का एकदम अपोजिट दिखाता है हमें। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो पार्ट ए बी डी एंड ई जो है, ए बी डी एंड ई, वो हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है, वो हमारा कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन है। अब तो आप देख लीजिए ए बी डी ई हमारा कहाँ पर है, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा ए बी डी ई। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, हम एक शॉर्ट में इनको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन आपको क्लियर होना जरूरी है, तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट, यानी कि जो हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आपको वो बताना है। डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन, डिपेंड्स ऑन द स्केल, डिपेंड्स ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल, और या फिर डी है हमारा इज इंडिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ई ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट और टू स्केल यूनिट ऑफ स्केल। बताइए, आपने पढ़ा होगा जो हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और ये क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कोरिलेशन कॉफिशिएंट की, तो ये एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके स्टैटिस्टिकल में हम इस टर्म को पढ़ते हैं, जो कि हमारी हेल्प करता है जो हमारे प्रेडिक्टेड और जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं उनके बीच में रिलेशन ये स्टैब्लिश करता है। और ये हम जो हमारे स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो कहाँ पे लाई करता है, वो हमारा लाई करता है -1 से +1 के बीच में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये आप याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन ऑफ द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स क्या हो गया, जो कुछ वैल्यूज हैं जो कि ऐड हो रही हैं और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस में। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि कुछ वैल्यू जो है वो हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइड हो रही हैं ऑब्जर्वेशन में। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप इसका मीनिंग लिख लीजिए। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है हमारे कुछ वैल्यूज हैं जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस के साथ। और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ वैल्यूज हमारे ऐड हो रही हैं और साथ में सब्सट्रैक्ट हो रही हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस के साथ, यानी कि स्केल में मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम हो रहा है और ओरिजिन के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन, डिपेंड्स ऑन द स्केल, डिपेंड्स ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या चीज सही नहीं है, आपको वो ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है ये कॉम्बिनेशन है फंक्शनल और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। बी ऑप्शन है हमारा कि जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं वो हमारे परमानेंट नहीं होते,
फिक्सचर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो हमारे क्रिएट होते हैं जिस तरह की हमें नीड अराइज होती है। एंड डी ऑप्शन है टीम मेंबर्स हैव फंक्शनल होम व्हेन दे आर नॉट नीडेड टू ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में सही नहीं लगता ऑप्शन। बताइए आंसर। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है क्या है? देखिए, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम डुअल और मल्टीपल मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम की हम बात करते हैं। यानी कि इसके अंदर हम डुअल और मल्टीपल जो मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको हम यहाँ पर मेजर करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में यूजली हमारी दो चेन होती हैं, दो चेन ऑफ कमांड होती हैं। एक हमारी फंक्शन से रिलेटेड होती है जिसको हम फंक्शनल लाइन बोलते हैं, दूसरी हमारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है जैसे कि प्रोडक्ट और क्लाइंट लाइन हो गई। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन होता है वो 2 डायमेंशन होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा बना? एक कॉम्बिनेशन इसका होता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड हमारा ट्रेडिशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट बेस्ड। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो फंक्शनल डिपार्टमेंट से ड्रॉ किए जाते हैं और उनको प्लेस किया जाता है, यानी कि फंक्शनल के बेसिस पर उनको प्लेस किया जाता है कि हाँ किस किस पर्सन को कौन कौन सा फंक्शन अलॉट करना है। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके डायरेक्शन में ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दे मे बी डेप्यूटेड टू अनदर प्रोजेक्ट, यानी कि जब इनका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है फिर ये दूसरे प्रोजेक्ट पे लगते हैं। लेकिन ये कैसे काम करते हैं? एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर और फंक्शनल के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही सॉरी गलत, क्योंकि यहाँ पर आपसे नॉट पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर नॉट परमानेंट फिक्चर्स ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स परमानेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है 1 और 2। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर इनके ऑप्शंस को देखेंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो कॉजेज अ डेलिब्रेट चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद अ व्यू टू इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस लेवल एंड द क्वांटम ऑफ नेशनल आउटपुट। ओके, क्लियर है। सेकंड है फिस्कल पॉलिसीज जो होती हैं वो हमारे रेगुलेट करती हैं मनी सप्लाई को एंड द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और उसकी कॉस्ट है। तो हमें अब ये बताना है इनमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं सही हैं, दोनों सही हैं, एक सही है, क्या चीज है बताइए। पहले आप बताइए फिर मैं इसका आंसर करती हूँ। देखिए, देखते हैं यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे बात की जा रही है गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की, और यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी में बात की जा रही है मनी सप्लाई की। तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया, इंटरचेंज हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी में तो मनी की बात आती है जो कि ये वाली बात बता रहा है, और फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो इसमें हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो ये बात बता रहा है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ये है एंड फिस्कल पॉलिसी का ये है। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए हैं। अगर हम इनको घुमा देते हैं तो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ना हमारा स्टेटमेंट 1 सही है ना सेकंड सही है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में बात की जाती है मनी सप्लाई की और ये देखने की कि हमारी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कितनी है। और जबकि अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की तो इसके अंदर हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी अ कंपनी रिड्यूसेस प्राइस टू रिवॉर्ड कस्टमर्स रेस्पॉन्स सच एज वॉल्यूम परचेज, पेइंग अर्ली और प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। बताइए, यानी कि हम प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो एक कंपनी अपने प्राइस को रिड्यूस करती है कस्टमर के रिवॉर्ड कस्टमर रेस्पॉन्स के लिए, और जैसे कि
उसने जो परचेज है उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए पेइंग अर्ली यानी कि पेमेंट उसको जल्द से जल्द मिले और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो बताइए वो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो करेगी जिससे कि ये सारी चीज़ें उसे मिल जाएं, उसकी परचेज बढ़ जाए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्ट सेल हो, उसको जल्द से जल्द पेमेंट मिले और उसका प्रोडक्ट भी प्रमोट हो। बताइए, डिस्काउंट और अलाउंसेस प्राइसिंग रखेगी, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग या फिर डायनामिक प्राइसिंग? कौन सी स्ट्रैटेजी एक कंपनी को फॉलो करनी होगी? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए, आप किसी भी मॉल में या किसी भी शॉप पर जाते हैं, वहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट पे इन्फ्लुएंस होते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो सबसे ज्यादा चीज आपको क्या अट्रैक्ट करती है? वहां पे क्या चीज सोच के आप उस प्रोडक्ट को पिक करते हैं? सिर्फ आप सबसे पहले आप सोचिए, आपके माइंड में क्या आएगा? डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, कहीं लिखा है बाय टू गेट वन फ्री, तो आप सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ चलो ये एक प्रोडक्ट लेंगे, इसके साथ एक ये फ्री है, तो ये क्या है? डिस्काउंट फैसिलिटी है। या फिर उन्होंने कोई प्रोडक्ट था 1000 रुपए का और उन्होंने डिस्काउंट में उस प्रोडक्ट को लगा दिया 699 का, तो आपको क्या लगा कि हाँ 699 यानी कि 700 रुपए का है, तो हमें 300 का डिस्काउंट मिल रहा है, हम लोग इसे परचेस कर लेते हैं। तो आप उसकी तरफ इन्फ्लुएंस किस वजह से हुए? डिस्काउंट की वजह से, अलाउंस प्राइसिंग की वजह से। इसलिए यहाँ पे जो मोस्टली कंपनीज फॉलो करती हैं वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए, डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग, क्योंकि कस्टमर सबसे ज्यादा इस चीज से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following situation the payback period method is advised for evaluation of investment opportunities? अब आपको ये बताना है ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो पेबैक पीरियड होता है हमारा, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इवेल्यूशन करने के लिए हमें एडवाइस करता है। ओवर लिवरेज्ड बिजनेस, क्रैश रिस्क बिजनेस, अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस या फिर स्टेबल मार्केट कंडीशंस? बताइए कौन सा आपको एप्रोप्रिएट आंसर लगता है इसके अकॉर्डिंग। बताइए पेबैक पीरियड क्या होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं? पहले आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। हर चीज का पहले मीनिंग आप पता करें, उसके बाद आप आंसर करें, तो आपको हर चीज सीखने में बहुत आसान लगेगी। पेबैक पीरियड देखते हैं, तो देखिए पेबैक पीरियड जो होता है ये हमारा सूटेबल होता है जो हमारे जब हमारे स्मॉल बिजनेस होते हैं या स्मॉल इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, तो वहां पर हमारा पेबैक पीरियड हेल्प करता है। और अगर हम बात करें ज़्यादा टाइम की जिसमें हमारा ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं वहां पर, तो हमें देखना होगा कि हाँ हम यहाँ पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना फायदा मिलेगा। अगर हम ओवर लिवरेज्ड बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डेट की बात की जाती है और यहाँ पे डिफिकल्टी होती है। इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन होते हैं उनको मिलने में इंटरेस्ट पेमेंट वहाँ पे बहुत होता है और जो अदर एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। तो हम यहाँ पर जो शॉर्टर पीरियड पेबैक पीरियड होता है वो यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें अनसर्टेनिटी की, तो यहाँ पे इनएबिलिटी बनी रहती है फोरकास्ट करने की कि फ्यूचर इवेंट्स को देखते हुए, तो कंपनीज हमेशा यहाँ पे अनसर्टेन फ्यूचर लेके चलती हैं कि हाँ यहाँ पर उनको कितने टाइम में या जल्द से जल्द उनको रिकवरी हो जाएगी। तो वो दो चीज हमेशा लेके चलती हैं, एक ओवर लेवरेज्ड बिजनेस एंड सेकेंड अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। इन दोनों चीजों के बेसिस पर ही वो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करती हैं कि हाँ कितने टाइम में हमारा जो हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हमें रिफंड हो जाएगा, यानी कि हमें कम से कम लॉस होगा और इंटरेस्ट उस पर कितनी हमें लग रही है। ठीक है, तो ये चीजें वो कैलकुलेट करके चलती हैं। तो पेबैक पीरियड के लिए यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के पर्पज से बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, ए एंड सी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही थे क्वेश्चंस आज के। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज जरूर बताइएगा, हम उन क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करेंगे। और किसी टर्म को आपको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा टर्म, तो वो भी आप बता दीजिएगा। क्योंकि कॉमर्स में क्वेश्चंस
बहुत ईजी होते हैं, बस कुछ टर्म थोड़े हार्ड रख देते हैं जिससे क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप वो बता दीजिएगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।